दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और मैं आईसीएसई का जो लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। इतनी आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस वीडियो के बाद। मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म वो धागा है जिसने अलग अलग मोतियों को पिरो के रखा है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको नेशनलिज्म ने यानी राष्ट्रवाद ने बांध के रख रखा है। दोस्तों पहले ज़माने में हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, सब बिखरे हुए थे, सबको अपनी पड़ी हुई थी, सभी लोग छोटे छोटे गुटों में बटे हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ आए हिंदुस्तान में और अंग्रेज़ों ने क्या करा, जुल्म किया बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानियों के ऊपर। तो जब अंग्रेज़ों ने जुल्म किया ना तो हम लोग एकजुट हो गए। 19वीं सेंचुरी में हमारे अंदर नेशनलिज्म जागा और हम सब एक होकर अंग्रेज़ों को भगाने में लग गए। तो अब जानते हैं कि वो कौन कौन से जुल्म थे अंग्रेज़ों के जिसकी वजह से हमारे अंदर नेशनलिज्म जागा। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ की। रिप्रेसिव का मतलब होता है जब आप किसी की आज़ादी को छीन लेते हो, फ्रीडम के ऊपर लिमिट्स को लगा देते हो। तो अंग्रेज़ों ने कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ को बनाया था जिसकी वजह से हिंदुस्तानी हमेशा ग़ुलाम बनकर रहे और अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता रहे। यहाँ पर सबसे बड़ा काम किया था लॉर्ड लाइटन ने। लॉर्ड लाइटन ने जो काम किया था ना उसकी वजह से हिंदुस्तानी बड़ा गुस्से में आ गया था और हिंदुस्तानियों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जगाने का काम किया था लॉर्ड लाइटन ने। लॉर्ड लाइटन वाइसराय था इंडिया का 1876 से 1880 तक। और इसने क्या करा सर, दिल्ली दरबार लगाया 1877 में और उस दिल्ली दरबार में ऑफिशियली क्वीन विक्टोरिया को हिंदुस्तान की महारानी बता दिया। लाखों रुपये उस ज़माने में खर्च हुआ था। उस ज़माने में लाखों रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। तो फंक्शन में लाखों उड़ा दिए सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम्हारी महारानी कौन है, एक अंग्रेज़न है जिसका नाम विक्टोरिया है। और इतना बड़ा फंक्शन में हिंदुस्तानियों का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। देखो जब आप टैक्स देते हो ना सरकार को, उस ज़माने में तो टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो जब आप टैक्स देते हो ना और आपके पैसे को इस तरह से उड़ाया जाता है, फ्री की चीज़ें बांटी जाती हैं, तो आपको बड़ा दुख होता है। अय्याशियों में इतना पैसा उड़ाया जाता है हिंदुस्तानी का तो उसको बड़ा दुख होता है, उसकी मेहनत की कमाई है। और ये जो फंक्शन था ना ये हिंदुस्तानियों के लिए भी नहीं था, ये फंक्शन तो क्वीन विक्टोरिया के लिए था। तो पैसा हिंदुस्तानियों का और फंक्शन किसके लिए हो रहा है, क्वीन विक्टोरिया के लिए हो रहा है, और वो भी इतना बड़ा, इतना महंगा। इसके अलावा लॉर्ड लाइटन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में लागू कर दिया था। वर्नैकुलर प्रेस का मतलब है जो लोकल हिंदुस्तानी अखबार है। तो हिंदुस्तानी अखबार के लिए ये रूल बना दिया गया था कि आप कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं कर सकते हो जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो। मतलब आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ कि आप हमारे ग़ुलाम हो और हम जो कहेंगे आप वही छापोगे, आप हमारे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी तरफ थे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस को नहीं लगाया, वो जैसा मर्ज़ी चाहे लिख सकते थे। अब दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर तो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में ही था, अंग्रेज़ों की बुराई तो वो लिखने से रहा। इसके अलावा इंडियन आर्म्स एक्ट भी लगाया गया था 1878 में, जिसके तहत ये कहा गया था कि हिंदुस्तानी बिना किसी लाइसेंस के हथियार को नहीं रख सकता। चलो अच्छी बात है, हथियार को नहीं रख सकता, लाइसेंस होना चाहिए, बढ़िया कानून था। लेकिन ये रूल सिर्फ हिंदुस्तानी के लिए था, अंग्रेज़ों को हथियार रखने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और आपको तो पता ही है कि अगर हिंदुस्तानी अप्लाई करेगा लाइसेंस के लिए तो उसको अप्रूवल ही नहीं देंगे वो लोग। सीधी सीधी बात मैं बोलूँ तो अगर हिंदुस्तानी के पास में हथियार मिला तो फिर उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन अंग्रेज़ खुलेआम हथियार को लेकर घूम सकता है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मैक्सिमम एज 21 साल हुआ करती थी और उस 21 साल को भी घटाकर 19 साल कर दिया गया था। भाई एक 19 साल का लड़का कैसे compete करेगा, इतना टफ एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर पाएगा। 19 साल में तो इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती बच्चे में, वो कैसे इतने टफ एग्ज़ाम को निकालेगा। आप सोच के देखिए, एज को इसलिए घटाया गया था ताकि हिंदुस्तानी इतने टफ एग्ज़ाम को, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाए। अगर उम्र ज़्यादा होगी तो फिर उसके पास चांसेस भी ज़्यादा होंगे और वो देर तक पढ़ाई भी कर सकता है अच्छे से। दोस्तों कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। ब्रिटेन से जो टेक्सटाइल आ रहा था ना इंडिया में, उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हटा दिया गया था। मतलब ब्रिटेन से जो टेक्सटाइल आ रहा है उसके ऊपर टैक्स हटा दिया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
तो इसका क्या मतलब हुआ, वो सस्ता हो गया। भाई ब्रिटेन से अगर कोई सामान आ रहा है उसके ऊपर मैं टैक्स नहीं लगाता तो वो सस्ता हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। अब जब ब्रिटेन का टेक्सटाइल सस्ता हो गया तो फिर हिंदुस्तानी सामान कोई क्यों ख़रीदेगा। हिंदुस्तानी इंडस्ट्री तो बर्बाद होने लगी जब ब्रिटेन से आया हुआ सामान सस्ते में मिलने लगा। जैसे मान लो इंग्लिश फॉर ऑल फ्री में क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है आपको, तो आप इंग्लिश फॉर ऑल से ही पढ़ोगे ना, आप क्यों महंगे कोर्सेज़ को ख़रीदोगे और अपने पैसे बर्बाद करोगे। अच्छा जी, एक लॉ मेंबर हुआ करते थे सर सीपी इल्बर्ट, इनके बारे में आपको बताता हूँ। सर सीपी इल्बर्ट ने एक बिल को बनाया था 1883 में, और इस बिल को कहा गया था इल्बर्ट बिल, और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड रिपन ने। देखो कंफ्यूज मत होना आप लोग, सर सीपी इल्बर्ट अलग इंसान है, उनका काम है लॉ को बनाना। सर सीपी इल्बर्ट का काम है बिल को बनाने का, तो उन्होंने बिल को बनाया, लेकिन बिल को लागू करने का काम होता है वायसराय का, और वायसराय था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए इस बिल के तहत ये कहा गया था कि जज चाहे गोरा हो या काला हो, दोनों को इक्वल पावर्स मिलेंगी। माने इस बिल के तहत हिंदुस्तानी जज भी उतना ही ताकतवर होगा जितना अंग्रेज़ जज है। हिंदुस्तानी जज भी अंग्रेज़ अपराधी को सज़ा सुना सकता है। कानून देखो ये था कि अगर अंग्रेज़ अपराधी है तो उसको अंग्रेज़ जज ही सज़ा सुनाएगा, हिंदुस्तानी जज उसको सज़ा नहीं सुना सकता है। लेकिन इस बिल के तहत ये कहा गया कि दोनों की पावर्स एक हैं, हिंदुस्तानी जज हो या गोरा जज हो, और अगर कोई अंग्रेज़ अपराधी है तो उसको भी हिंदुस्तानी जज सज़ा सुना सकता है। दोस्तों लॉर्ड रिपन एक अच्छा इंसान था, लिबरल था वो, और वो जेन्युइनली ये चाहता था कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ा बुरा क्रिटिसिज्म किया उसका, बहुत जूते चप्पल मारे इसके, जिसकी वजह से इस बिल को वापस लेना पड़ा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इसके बाद 1884 में दोबारा से सेम बिल को लाया गया था। आपकी किताब में नहीं है, मैं बताना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा बता रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको जान के। 1884 में क्या हुआ, दोबारा से इस बिल को लाया गया, लेकिन इस बार बहुत सारे चेंजेस कर दिए इन लोगों ने, और बाद में जो बिल लाया गया था उसमें हिंदुस्तानियों के साथ दोबारा से डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और अंग्रेज़ खुश हो गए थे। अब देखिए ये सारी कंट्रोवर्सी जो ड्रामा हो रहा था ना, ये हिंदुस्तानी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए देख रहे थे। अगर हिंदुस्तानी के लिए कोई अंग्रेज़ खड़ा हो तो उसके कितने जूते चप्पल पड़ते हैं, उसका कितना क्रिटिसिज्म होता है, ये हम लोगों ने देखा। हिंदुस्तानी समझ गया था कि हमें कोई इंसाफ नहीं मिल सकता है, हमें कोई सम्मान नहीं मिल सकता है, और जो कोई भी हमें सम्मान दिलाने की कोशिश करेगा उसका हाल बहुत बुरा होने वाला है। तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से हिंदुस्तानी बड़ा गुस्से में था। दोस्तों अब बात करते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की। देखिए हिंदुस्तान बहुत सारी जातियों में, धर्मों में, लैंग्वेजेस में बटा हुआ था। ब्राह्मण जो है वो नीच जात के साथ में खाना नहीं खाएगा, नीच जात का जो है वो ब्राह्मणों के इलाकों में नहीं जा सकता। इसके अलावा सती प्रथा थी, अगर किसी औरत का पति मर गया तो फिर उस औरत को भी ज़िंदा जला दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी कमियां थी हमारे समाज में, और हमारा समाज आपस में बटा हुआ था। जब हिंदुस्तानियों ने वेस्टर्न एजुकेशन को लिया, फैक्ट्स को पढ़ा, साइंटिफिकली देखा, चीज़ों को लॉजिकल हुए, तो हिंदुस्तानियों को समझ में आया कि हमें अपने समाज को एक करना होगा, समाज की जो कमियां हैं उनको सुधारना होगा। और इस तरह से सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स स्टार्ट हुए ताकि हम सब हिंदुस्तानी एक हो सकें, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें। आपके सिलेबस में सिर्फ राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिराव फूले ही हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। 1828 में इन्होंने ब्राह्मण समाज को स्टार्ट किया था। ब्राह्मण समाज बिलीव था मोनोथिज्म पर, माने एक गॉड के वर्शिप करना। ब्राह्मण समाज ने मूर्ति पूजा को भी कंडम किया था। इनका मानना था कि इतने सारे भगवानों को मानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर को मानो, ये सारे रास्ते सिर्फ एक ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। तो एक ईश्वर को मानो, मोनोथिज्म रखो, एक भगवान को मानो। और जो मूर्ति की पूजा है ना, उसको कंडम किया था। इन्होंने कहा था कि मूर्ति की पूजा की ज़रूरत नहीं है, गॉड को दिल में बसाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि मूर्ति की पूजा करना गलत है और हमें सिर्फ एक ही गॉड को मानना चाहिए, और हमें वर्शिप के लिए प्रेयर करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, और चैरिटी यानी दान देना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा और पर्दा सिस्टम को ख़त्म करने की कैंपेन भी चलाई थी। सती प्रथा मैंने आपको बताया ना कि एक हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी पत्नी को ज़िंदा जला दिया उसके साथ में,
और पर्दा सिस्टम होता है औरत को पर्दे में ढक के रखना, घूंघट डाल के रखना, उसके चेहरे को छुपा के रखना। तो इन दोनों सिस्टम के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय खड़े हुए थे। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने एक से ज़्यादा शादी को भी कंडम किया। पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादी करना। तो इन्होंने कहा था कि एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, एक ही शादी होनी चाहिए बस। राजा राम मोहन रॉय ने बच्चों की शादी पर भी नाराज़गी को जताया और विडोज़ को रीमैरी करने के लिए इंकरेज किया। विडोज़ यानी विधवा जिनके हस्बैंड्स मर गए, तो विडोज़ को कहा, इंकरेज किया कि आप दूसरी शादी करो। दोस्तों मैं आपको बताऊं, राजा राम मोहन रॉय की मेहनतों की वजह से ही विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून बनाया जिसके तहत सती प्रथा को इलीगल कर दिया गया। 1829 पर बैन लगा दिया गया सती प्रथा के ऊपर। हालांकि हिंदुस्तानी इस बात से काफ़ी खफा थे, हिंदुस्तानियों को बहुत बुरा लगा था क्योंकि उस ज़माने में सती प्रथा को अच्छा माना जाता था और हिंदुस्तानी ये समझने लगे कि अंग्रेज़ हमारे धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा और द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। जब हमारे समाज की कंडीशन बहुत ख़राब थी, ख़ास तौर से औरतों का तो जीना दुभर हो गया था, कोई आशा की किरण नहीं थी, ऐसे में एक मसीहा आए जिन्होंने हमारे समाज को सुधारने की जिम्मेदारी को उठाया। अब बात करते हैं ज्योतिराव फूले की। ज्योतिराव फूले को ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है, वैसे तो इनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। दोस्तों 1854 में इन्होंने अनटचेबल्स के लिए, नीच जात वालों के लिए स्कूल खोला और विडोज़ के लिए अनाथालय खोला। ज्योतिराव फूले समाज के दबे कुचले नीच जात के लोगों को आज़ाद करना चाहते थे, एजुकेट करना चाहते थे, ताकि उन्हें उनके राइट्स के बारे में पता लग सके। ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज को स्टार्ट किया था ताकि समाज के कमज़ोर लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को ताकत मिल सके, सपोर्ट मिल सके। और इन्होंने विडो की रीमैरिज मूवमेंट को बढ़ावा दिया और विमेन के एजुकेशन के लिए भी काम किया। दोस्तों अब बात करते हैं प्रेस के रोल की। कुछ फेमस न्यूज़पेपर के बारे में आपको बताता हूँ जो 19वीं सेंचुरी के बीच में स्टार्ट हुए थे, जैसे अमृत बाज़ार पत्रिका, द बंगाली, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। ये सभी इंग्लिश के न्यूज़पेपर थे। लोकल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स पब्लिश होने लगे थे और इन न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा काम किया था नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करने में। कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। देखो, अखबार जब लोगों ने पढ़ा ना, तभी उनमें पैट्रियाटिज़म यानी देशभक्ति, फ्रीडम यानी आज़ादी, इक्वालिटी यानी एकता, इन सब के बारे में पता लगा। जब आप चीज़ों को पढ़ते हो, जब आप पढ़ोगे फ्रीडम के बारे में, तभी तो आपके समझ में आएगा ना आज़ादी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, इक्वालिटी क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। जब पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। इसके अलावा प्रेस ने हिंदुस्तानियों को बताया कि अंग्रेज़ कौन है और उनके असली रंग को बताया। और प्रेस ने बताया कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन से ग्रुप में क्या हो रहा है, कौन सा ग्रुप क्या सोच रहा है, कौन कैसा कदम उठा रहा है। दोस्तों एक्सचेंज करने का काम किया प्रेस ने, एक दूसरे के व्यूज़ को एक्सचेंज किया। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले ज़माने में ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल काम था। आप इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकते हो। अगर कोई तमिलनाडु में बैठा हुआ है, उसको न्यूज़पेपर से पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं वो किस तरह के कदम उठा रहे हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। बिल्कुल ऐसे ही कश्मीर में जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा उसे पता लग जाएगा कि कलकत्ता में क्या हो रहा है। इस तरह से न्यूज़पेपर ने हम सबको करीब कर दिया। हम जान पाए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है, और इसी वजह से हम अपने पॉलिटिकल मूवमेंट्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाए। दोस्तों अखबार से हम जान पाए कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब हमने ये जाना कि दुनिया में किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिसीज़ बन रही हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो सारी दुनिया से हमने सीखा और उन चीज़ों को हिंदुस्तान पर लागू कर पाए। फाइनली अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दोस्तों बहुत सारे लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ताकि हम अपनी बात को रख सकें, सरकार के सामने अपनी बात को रख सकें। और इसी टाइम क्या हुआ, A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ओ ह्यूम भी चाहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ताकि सरकार को पता लग सके कि कहाँ पर उसकी अटेंशन होनी चाहिए, क्या क्या कमियाँ हैं सिस्टम में। अंग्रेज़ी सरकार को कहाँ पर काम करना है ये बताने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए।
देखो 1857 में सरकार में बहुत सारी कमियां थीं, तो वो ये नहीं चाहते थे कि जिन कमियों की वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ ना, जो इतने बड़े पैमाने पर 1857 में बगावत हुई थी, ओ ह्यूम ये नहीं चाहते थे कि 1857 जैसा दोबारा कुछ हो। तो फाइनली ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस को बनाया, और कांग्रेस को बनाने का मकसद ये था कि अंग्रेज़ी सरकार को उसकी कमियों के बारे में पता लग सके। कांग्रेस बताए कि सरकार में क्या क्या कमियां हैं, ताकि सरकार उन कमियों को सुधार सके। कांग्रेस की पहली मीटिंग पुणे में होनी थी, लेकिन पुणे में क्या हुआ, बीमारियां फैलने लगी, तो इसी वजह से पुणे के बजाय पहली मीटिंग हुई मुंबई में। इसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड डफेरिन वाइसराय हुआ करते थे, और इन्होंने फेवर करा कांग्रेस को बनाने के लिए। कांग्रेस को फॉर्म करने के लिए बढ़ावा दिया इन्होंने। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा बेवकूफ़ इंसान था जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। देखिए, लॉर्ड डफेरिन का ऐसा मानना था कि कांग्रेस अगर बन गई ना, तो कांग्रेस के ज़रिए हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पर रिवॉल्ट होने वाला है। देखो, कांग्रेस के अंदर भी ना ब्रिटिशर्स थे, इनके मुखबिर भरे हुए थे, बेकाऊ लोग भरे हुए थे, जो दिखने में तो हिंदुस्तानी थे लेकिन काम अंग्रेज़ों के लिए करते थे। तो कांग्रेस जो कोई भी प्लानिंग करेगी उसके बारे में लॉर्ड डफरेन को पहले ही पता लग जाएगा, और अंग्रेज़ पहले ही प्लानिंग कर पाएंगे रिवॉल्ट को दबाने की। बात आ रही है समझ में? लॉर्ड डफरेन ने क्या सोचा कि कांग्रेस में तो हमारे लोग होंगे, तो कांग्रेस जो कोई भी प्लानिंग करेगी हमें पता लग जाएगा, हम पहले से ही तैयार हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि हिंदुस्तानी कहाँ पर रिवॉल्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए लॉर्ड डफरेन ने सपोर्ट किया कांग्रेस को बनाने में। अब मैं आपको बताता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या क्या एम्स थे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारी वीडियोस को लाइक करो यार, और बच्चों के साथ में शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंग्लिश फॉर ऑल को सपोर्ट करो, ठीक है? अभी मैं आपका सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सब अपलोड करूँगा इसी चैनल के ऊपर, तो सपोर्ट करो, तभी मज़ा आएगा मुझे भी। चलो वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला एम था कि इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस बना सकें। देखो, सबका अलग अलग पॉलिटिकल व्यू है, लेकिन जब कांग्रेस आ गई तो सब लोग एक छतरी के नीचे आ गए। बात आ रही है समझ में? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कांग्रेस आ गई तो सब एक कांग्रेस के अंडर आ गए। कांग्रेस का दूसरा एम था पॉलिटिकल अवेयरनेस को फैलाना, लोगों को बताना कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, पॉलिटिकली अवेयर करना लोगों को। तीसरा एम था कांग्रेस का कि हिंदुस्तानियों की पॉपुलर डिमांड्स को अंग्रेज़ों के सामने पेश करना, प्रेजेंट करना। इसके अलावा जो पब्लिक के ओपिनियंस होते हैं, उन ओपिनियंस को ट्रेन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना। जैसे कोई अनपढ़ इंसान है, उसका कोई ओपिनियन है, लेकिन उसका ओपिनियन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, देश के हित में तो होगा लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो उसको शेप देने का काम भी कांग्रेस का था, ताकि छोटी छोटी आवाज़ें भी बड़ी मूवमेंट्स में बदल सकें। दोस्तों, ये बिल्कुल स्टार्टिंग के एम्स हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे एम्स जुड़ते गए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में कांग्रेस के। पहला सेशन जो लगा था वो लगा था WC बनर्जी की प्रेसिडेंटशिप में, जिसमें 72 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि थे जो कि पूरे इंडिया से आए थे, और ये सेशन हुआ था मुंबई में। दूसरा सेशन हुआ था 1886 में कोलकाता में, दादा भाई नारूजी की प्रेसिडेंटशिप के अंडर हुआ था ये सेशन, ठीक है दोस्तों? अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको ICSE हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।